ಇದೀಗ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಂದ ನಾಡಿನ ಜನತೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ मैं 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर साक्षियागी कर्नाटक वासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। यह हमारे देश के विकास के लिए कड़ी मेहनत करने की हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का अवसर है। आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रगतिशील भारत के 75 वर्ष पूर्ण होने और यहाँ के लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को याद करने और जश्न मनाने के लिए भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। कर्नाटक राज्य देश के प्रगतिशील राज्यों में से एक है। राज्य के सर्वांगीण विकास और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से बुनियादी सेवाओं तक पहुंच के लिए विभिन्न नवीन और समावेशी कार्यक्रमों को लागू करने में हम अग्रणी हैं। नव भारत के लिए नव कर्नाटक विषय के साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत अमृत स्कूल, अमृत स्वास्थ्य, अमृत कौशल विकास प्रशिक्षण, अमृत स्वयं सहायता समूह, अमृत स्टार्टअप, अमृत क्रीड़ा दत्तू आदि सहित 14 अमृत परियोजनाओं का राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वयन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार कर्नाटक राज्य चौथे स्थान पर है देश में। राज्य में लघु, सीमांत, मध्यम एवं वृद्ध भूधारकों की पहचान के लिए 11वीं कृषि गणना का कार्य दिनांक 1 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ किया गया है। मनरेगा योजना के तहत वर्ष 2022 में 29.03 लाख परिवारों के 52.71 लाख लोगों को कुल 6,478.76 करोड़ की लागत से 13.47 करोड़ श्रम दिवस सृजित कर रोजगार प्रदान किया गया है। मजदूरों के खातों में सीधे 4,110 करोड़ रुपए की मजदूरी का भुगतान किया गया है। दिसंबर 2022 के अंत तक 2,314.34 करोड़ रुपए की लागत से 13.35 लाख चालू घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। कर्नाटक राज्य ने भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छता ही सेवा 2022 और सुजलाम 2 में पुनः प्रथम पुरस्कार हासिल किया है और स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत देश में आकांक्षी गांवों की घोषणा में दूसरा स्थान हासिल किया है। वित्तीय वर्ष 22-23 में 31 दिसंबर 2022 तक कृषि फसल ऋण योजना अंतर्गत 20.19 लाख किसानों को 15,066 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है। महिला स्वयं सहायता समूहों को 0% ब्याज दर पर 5 लाख रुपए तक का ऋण वितरित किया गया है। यशस्विनी सहकारी सदस्य स्वास्थ्य देखभाल ट्रस्ट योजना अंतर्गत दिनांक 17 जनवरी 2023 तक कुल 32.32 लाख सदस्य पंजीकृत किए गए। कर्नाटक राज्य को बागवानी विकास और उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर टुडे पत्रिका द्वारा आयोजित 13वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन और पुरस्कार 2022 कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ बागवानी राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बागवानी विभाग द्वारा 4,663 हेक्टेयर क्षेत्र को आधुनिक खेती के दायरे में लाया गया है तथा 26.21 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को बागवानी सिंचाई, जिसमें से 953 हेक्टेयर को ग्रीन हाउस पॉली हाउस के दायरे में लाया गया है। विभाग द्वारा कृषकों को 60 लाख पौधे और कलम तथा 400 टन जैव उर्वरक और 23,000 लीटर अर्का माइक्रोबियन कंसोर्टियम की पूर्ति की गई है। राज्य सरकार ने विभिन्न आवास योजनाओं के अंतर्गत 2,098.85 करोड़ रुपए की लागत से
1,57,244 आवासों का और 1 लाख बहुमंजिला परियोजना के अंतर्गत 59,476 बहुमंजिली आवासों का निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 2,804.01 करोड़ रुपए की लागत से 44,452 आवासों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। मेरी सरकार द्वारा सरकारी भूमि पर काबिज 3.36 लाख परिवारों को भू स्वामित्व अधिकार पत्र देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया और अभी तक 1,14,604 परिवारों को अधिकार पत्र टाइटल डीड वितरित की गई है। सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों को सहायता के लिए पिछले साल रैयत विद्या निधि योजना शुरू की थी। इस योजना अंतर्गत किसानों के बच्चों को अब तक कुल 483.62 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति वितरित की जा चुकी है। इस योजना को विस्तारित कर मछुआरा, बुनकरों, खेती हर मजदूरों, टैक्सी ड्राइवरों आदि को सम्मिलित किया गया है, जिससे बड़ी संख्या में लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। शासकीय विद्यालयों में 8,101 अतिरिक्त कक्षों के निर्माण एवं 978 आंगनवाड़ी निर्माण हेतु अनुदान दिया गया है। सरकार द्वारा 4,244 नए आंगनवाड़ी केंद्र प्रारंभ करने की स्वीकृति दी गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग की कामकाजी महिलाओं के लिए 6 शहरों में 24 छात्रावास शुरू किए गए हैं। मेरी सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों से राज्य में मातृ मृत्यु दर 83 से घटकर 69 हो गई है। शहरी क्षेत्रों में 438 नम्मा क्लिनिक एवं 128 महिला कल्याण केंद्र और पॉलीक्लिनिक स्थापित करने की प्रक्रिया की जा रही है। 1,000 करोड़ रुपए की लागत से 100 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को 30 बिस्तरों वाले आदर्श सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में उन्नयन अगले 2 वर्षों में किया जाएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आरोग्य कर्नाटक कार्ड के लिए 1.22 करोड़ लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया है। इन योजनाओं के बीपीएल परिवारों को 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की गई है। सरकार पात्र निराश्रित नागरिकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, जिसके तहत 75.76 लाख हितग्राही पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। मने बालिगे माशासना अभियान के अंतर्गत 65,351 पात्र लाभार्थियों को पेंशन दी जा रही है। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि लगातार 3 वर्षों से नीति आयोग के भारत नवाचार सूचकांक में कर्नाटक राज्य ने अपना प्रथम स्थान बनाए रखा है। स्टार्टअप रैंकिंग में भी कर्नाटक राज्य का अग्रणी राज्य है, देश का अग्रणी राज्य है। कर्नाटक स्टार्टअप संशोधित नीति 2022 से 27 राज्य की पहली कर्नाटक अनुसंधान एवं विकास नीति 2022 और कर्नाटक डाटा सेंटर नीति 2022 की घोषणा की गई है। भारत सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा व्यापार करने में सुगमता की रैंकिंग में कर्नाटक को टॉप अचीवर का स्थान दिया गया है। राज्य ने वित्तीय वर्ष 2022 में भारत के निर्यात में 25.87 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है, जो अब तक का सबसे अधिक है। शीर्ष 4 निर्यातक राज्यों में से एक होना हमारे लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कर्नाटक सरकार द्वारा बेंगलुरु शहर में दिनांक 2 से 4 नवंबर 2022 तक इन्वेस्ट कर्नाटका 2022 ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया। इस सफल आयोजन में लगभग 15,000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और कुल 9,81,784 करोड़ रुपए का
निवेश प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। राज्य सरकार ने कर्नाटक एरोस्पेस और रक्षा नीति 2022-27 की घोषणा की है। राज्य में बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण को ध्यान में रखकर सरकार ने कर्नाटक इलेक्ट्रिक वाहन और ऊर्जा भंडारण नीति 2017 में संशोधन किया है और कर्नाटक में इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने में तेजी लाने के लिए निवेशकों की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रोत्साहन को अद्यतन किया है। अखिल भारतीय कन्नड़ साहित्य सम्मेलन का हावेरी में 6 से 8 जनवरी 2023 तक सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। कर्नाटक राज्य के 67 व्यक्तियों को राज्योत्सव पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है और उत्कृष्ट सामाजिक कार्य करने वाले 10 संस्थानों को अमृता महोत्सव राज्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। कर्नाटक राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कर्नाटक रत्न से वर्ष 2022 में डॉक्टर पुनीत राजकुमार जी को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। राज्य की 5 लाख से अधिक महिलाओं को सहयोग करने के उद्देश्य से स्त्री सामर्थ्य योजना के अंतर्गत 50,000 महिला स्वयं सहायता समूह को 1.5 लाख रुपए की प्रत्येक समूह को प्रारंभिक धनराशि दी जा रही है। बाल विवाह को रोकने के उद्देश्य से कोप्पल जिले में सफलतापूर्वक लागू की गई स्फूर्ति परियोजना को 12.51 करोड़ रुपए की लागत से बागलकोट, विजयपुर, रायपुर, बेलगावी और कलबुर्गी जिलों के 11 तालुकों में भी विस्तारित किया जा रहा है। सरकार लोक निर्माण में विभाग की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों में सुधार करके वाहनों के सुरक्षित और सुगम आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य में सड़क नेटवर्क विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार 5,140 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों और पुलों का निर्माण कर रही है। दूरस्थ तटीय और मलनाड क्षेत्रों के लोगों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ग्राम बंधु सेतु योजना के तहत 1,411 पैदल पुलों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। 90 करोड़ रुपए की लागत से 135 पुलों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के तहत 165 करोड़ रुपए के सड़क सुरक्षा कार्य किए गए हैं। प्रसन्नता का विषय है कि 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन हुबली धारवाड़ में 12 से 16 जनवरी 2023 तक किया गया, जिसका शुभारंभ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। इस महोत्सव में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 7,500 से अधिक युवा प्रतिभागी सम्मिलित हुए। कर्नाटक युवा नीति युवा विकास और विकास के लिए युवा के उद्देश्य से शुरू की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों का समर्थन करने के लिए स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति संघ कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस योजना से करीब 5 लाख युवाओं को लाभान्वित होने का उम्मीद है। पिछड़ा वर्ग कल्याण, समाज कल्याण, अनुसूचित जनजाति कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत 19 विभिन्न निगमों को 857.75 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान आवंटित किया गया है। इससे अधिक युवाओं को शिक्षा और रोजगार में मदद मिलेगी। अमृत ज्योति योजना अंतर्गत बीपीएल कार्ड धारक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित वर्ग के परिवारों के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को दिनांक 1 मई 2022 से प्रति माह 75 यूनिट तक निःशुल्क बिजली सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। छोटे और मध्यम कॉफी उत्पादकों के 10 एचपी तक के सिंचाई इलेक्ट्रिक पंप सेट संयंत्रों की बिजली शुल्क प्रतिपूर्ति डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रणाली के माध्यम से लाभार्थियों को की जा रही है। राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 के दौरान
न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत किसानों से 2.1 लाख मीट्रिक टन धान, 4.4 लाख मीट्रिक टन रागी और 1 लाख मीट्रिक टन ज्वार की खरीदी की है, जिसे प्राथमिक घरेलू और अंत्योदय अन्न योजना के राशन कार्ड धारकों को वितरित किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 22-23 में चलाए गए विशेष अभियान अंतर्गत अभी तक अपात्र परिवारों के 2.76 लाख प्राथमिक घरेलू अन्न योजना के अनाधिकृत कार्ड रद्द किए गए हैं और 4.31 लाख नए अधिकृत प्राथमिक घरेलू राशन कार्ड जारी किए गए हैं। राज्य में जल उपलब्धता में सुधार लाने के उद्देश्य से लघु सिंचाई विभाग द्वारा अनेक कार्य किए जा रहे हैं। प्रमुख कार्यों में बेंगलोर शहरी, बेंगलुरु ग्रामीण, तुमकुर और चिकबल्लापुर जिले के 97 टैंकों को ऋषभावती घाटी के सेकेंडरी ट्रीटेड जल का उपयोग करके भरना शामिल है। घाट प्रभा नदी से पानी उठाकर 5 बैराज भरने की स्वीकृति भी दी गई है। कर्नाटक राज्य नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। राज्य के चामराजनगर, कोडगू, बीदर, हावेरी, कोप्पल, बागलकोट और हासन जिलों में 7 नए संबंध विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। राज्य के 7 इंजीनियरिंग कॉलेजों को IIT मॉडल के आधार पर कर्नाटक प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में अपग्रेड करने के लिए कदम उठाए गए हैं। कर्नाटक सरकार द्वारा ऐतिहासिक निर्णय लेकर राज्य सेवाओं में नियुक्तियों और पदोन्नति में आरक्षण अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 15% से बढ़ाकर 17% और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 3% से बढ़ाकर 7% किया गया है। समाज कल्याण विभाग के अधीन आने वाले सभी विकास निगमों के स्वरोजगार एवं अन्य कार्यक्रमों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 25% आरक्षण देने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। इस वर्ष समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में 1.89 लाख विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है। सभी समुदायों के छात्रों के लिए एक अच्छा माहौल बनाने के लिए राज्य के सभी 5 शैक्षणिक क्षेत्रों में 1000 छात्रों की क्षमता वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय सौहार्द छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 100 अंबेडकर छात्रावास तथा पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए 60 कनकदास छात्रावास बनाने की कार्रवाई की गई है। अनुसूचित जाति जनजाति के गरीब परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए भू ओडेतना योजना की इकाई लागत 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए स्वरोजगार योजना के तहत सहायता राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए की गई है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए विभिन्न आवास योजनाओं के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया गया है। पौर कार्मिकों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए शहरी स्थानीय निकायों में सीधे भुगतान पर काम कर रहे 11,133 से अधिक पौर कार्मिकों की सेवाओं को स्थानीय निकाय सेवा में लाया जा रहा है। सभी नागरिक केंद्रित गतिविधियों के लिए ग्राम स्तर पर ग्राम वन परियोजना के अंतर्गत राज्य के सभी 31 जिलों में एकल बिंदु सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं। 80 विभागों की 850 सरकारी सेवाएं का क्रियान्वयन सेवा सिंधु परियोजना के माध्यम से किया जा रहा है। सेवा सिंधु को लोक प्रशासन में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री पुरस्कार पुरस्कृत किया गया है। फ्रूट की ई साला परियोजना
कृषि ऋण की प्रक्रिया को सरल बना रही है और इसे अन्य राज्यों में लागू करने की सिफारिश भी की गई है। 2022 में आयोजित ई गवर्नेंस 74ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದ ನಂತರ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ತಾವರ್ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನವ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ನುವಂತಹ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಮುಂದೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ವಿವರವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.